इंडिविजुअल इंटरव्यूई से जो है वो रिस्पॉन्स लेते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन किसी भी सब्जेक्ट मैटर के हवाले से। लेकिन फोकस ग्रुप में क्या है कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ जो है वो इंटरव्यूज को बुलाते हैं या किसी लोकेशन के ऊपर जो है वो कॉल करते हैं, उसको वहीं पे ही अरेंज करते हैं। अब इसकी डिफरेंट तरीकाकार, इसका बाकी तरीकाकार तो इसको देखते हैं, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एक ही टाइम के ऊपर सब लोग, और इसमें ये भी फायदा होता है समटाइम के जब डिस्कशन हो रही होती है तो आपको भी मालूम कुछ चीज़ आप ऐड नहीं कर पाते या न्यू पॉइंट नहीं दे पाते, जबकि डिस्कशन के अंदर वो चीज़ आती है तो आपकी ऑब्जर्वेशन उससे रिलेटेड होती है, तो आप अपनी एक नई डायमेंशन जो है वो आप एक्सप्लोर कर पाते हैं। जबकि एक आमतौर पर इंटरव्यू में अगर आपसे आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो स्पेसिफिक जो उस वक्त उसे याद है तो वो आपको बता रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 8 या 10 लोग या 6 लोग में डिस्कशन हो रही है और ओपन डिस्कशन हो रही है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, तो बहुत सारी डायमेंशन जब आप बता रहे हैं, अरसलान बता रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे भी कुछ चीज़ें शायद डायमेंशन पता चला, फिर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली या अपनी ओपिनियन भी दे सकता हूँ, और हो सकता है कि वो सेम मैंने कोई फेस भी कर रखी है। So focus group is a form of qualitative research in a group of people are asked about their perceptions, opinion, beliefs and attitude। ये वो चीज़ें हैं आमतौर पर जो हम कहते हैं कि मैं किसी चीज़ को अगर मीनिंग देता हूँ, किसी भी रियलिटी को, तो मेरा मतलब क्या है, मैं उससे क्यों ये ऐसा कह रहा हूँ कि फलां चीज़ जो है वो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये फैन है, ये प्रोजेक्टर है, तो मुझे कैसे पता चला है। वो जो रियलिटी की हम बात कर रहे थे शुरू में, उसको अपनी परसेप्शन, अपनी ओपिनियन, बिलीफ या एटीट्यूड के पर्सपेक्टिव में देखते हुए मैं उसको मीनिंग दूंगा कि मेरा इससे मतलब क्या है। It's a group of individuals selected and assembled with exception to discuss and comment on। हम बात आती है कि हमने कहा कि सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड का मतलब है कि वो इंडिविजुअल जो हमारा क्राइटेरिया जो रिस्पोंडेंट का है वो अगर फुलफिल कर रहे हैं। लेट्स से हमने कहा कि जैसे अभी आप लोगों को मैंने असाइन कर रखा है कि उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका रेलेवेंट फील्ड होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, इस एज लिमिट का होना चाहिए। तो अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अपने फोकस ग्रुप के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर पर्टिकुलरली हम उसके लिए जो है वो हमने कोई क्वेश्चन बना रखा है जो मॉडरेटर इनफैक्ट लीड कर रहा होता है, और क्वेश्चन जो है वो कर रहा होता है, प्रूविंग भी वही कर रहा होता है, और उसके ऊपर रिस्पोंडेंट्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं उसी टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ये जो हमारा फिनोमेना है। अब आता है कि पर्पस क्या है। जो पर्पस ऑफ रिसर्च है, सॉरी पीछे जा रहा हूं, सर उसको बुला लो, एसी ऑन कर दे। जी बिल्कुल। जी पर्पस क्या है फोकस ग्रुप का? फर्स्ट थिंग इज एक्सप्लोरिंग। अच्छा, वैसे भी जो ओवरऑल क्वालिटेटिव रिसर्च का पर्पस है वो तो एक्सप्लोरेशन ही है ना, कि हम किसी भी फिनोमेना के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन या तो बिल्कुल ही आप कुछ नहीं जानते उस फिनोमेना के बारे में, या कुछ थोड़ा बहुत लिटिल नोन है, उसकी बेसिस के ऊपर आप कहते हैं कि मुझे पूरा का पूरा इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर या फिनोमेना के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो तब भी मैं क्या करता हूँ, फोकस ग्रुप करता हूँ। दूसरी चीज है जनरेटिंग द हाइपोथेसिस। जनरेटिंग द हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि जब मैंने डिफरेंट लोगों ने अपनी ओपिनियंस, अपने आइडियाज या बिलीफ उस सब्जेक्ट के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर या उस फिनोमेना के ऊपर बता दिए, तो आपको याद होगा कि हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव का भी जिक्र किया था। तो इंडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल थीम्स आ जाते हैं, फिर हम उनको जनरलाइज करते हैं, ऐसे ही है ना, सॉरी एग्जैक्टली नहीं, बहुत सारे हमारे पास थीम्स आ जाते हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम उन थीम्स को टेस्ट करते हैं, और इससे कहते हैं ये नहीं, जब थीम्स आ गए तो हमने एक थ्योरी डेवलप कर ली, थ्योरी को फिर हम दोबारा क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो थ्योरी टेस्ट करने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि हमें हमारे हाइपोथेसिस कैसे बनेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस भी तो एक्चुअल में एक सपोजिशन या ओपिनियन है किसी की, और उस ओपिनियन की बेस के ऊपर हम ये देखते हैं कि ये जो सादिया कह रही है, ये जो अरसलान कह रहा है, क्या ये बात सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि हम इसे बाद में बहुत लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जनरलाइज कर सकें। तो लेकिन ये हाइपोथेसिस की जो उसका जो ओरिजिन है एक्चुअल में वो यहीं से शुरू होता है, कि एक्चुअल में हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, हम थ्योरी बिल्ड करते हैं। हमने कहा कि अच्छा सपोज करते हैं, हम कहते हैं कि जी
सस्टेनेबल एचआरएम या ग्रीन एचआरएम जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। ये थ्री इसकी मल्टीपल डायमेंशंस है, रिक्रूटमेंट के अंदर भी यूज हो रही है, सिलेक्शन के अंदर भी यूज हो रही है, ठीक है। अब उन डायमेंशंस के हमने कहा कि ये नाम तो हमने उस सब डायमेंशंस को कहा है कि ये ग्रीन एचआरएम है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें उन्हें उस इस वक्त तो बहुत थोड़े लोगों ने हमें रिस्पांस दिया है। लेट्स से मैंने 10 लोगों से इंटरव्यू किया, मैंने 20 को किया, तो लेकिन मैं सबको जनरलाइज नहीं कर सकता। जनरलाइज कब करूंगा कि जब आपका यानी ग्रीन एचआरएम की जितनी भी डायमेंशंस आप लोगों ने मुझे बताई है, मैं हर एक डायमेंशंस को टेस्ट करूंगा। और किस लेवल पे करूंगा कि पहले मैंने 10 या 15 लोगों से रिस्पांस किया था, उनको मैं उन क्वालिटेटिव नेचर्स की जो एटीट्यूड्स हैं आपके, या जो आपके ओपिनियंस है, या जो आपका बिलीफ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, यानी ग्रीन एचआरएम के हिसाब से, तो आपने जितनी डायमेंशन मुझे बताई हैं उन सब डायमेंशंस जो कि क्वालिटेटिव नेचर की होंगी, उन क्वालिटेटिव नेचर को मैं क्वेश्चनर के अंदर कन्वर्ट करूंगा और उनको मेजर करूंगा, और फिर एक लार्ज पॉपुलेशन को वो क्वेश्चनर जो है मैं सर्व कर दूंगा, 1000 लोगों को, 500 लोगों को, 300 लोगों को, और उससे आने वाला रिस्पॉन्स जो है वो वैलिडेट हो जाएगा कि जो आप ग्रीन एचआरएम की डिफरेंट डायमेंशंस कह रहे थे वो सही है या गलत है। इसे हम कहते हैं कि दिस इज जनरेटिंग द हाइपोथेसिस, यानी यहीं से हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, तब हमारी डिडक्टिव अप्रोच स्टार्ट हो जाती है। इंडक्टिव में तो यही है ना कि आपने एक्सप्लोर किया, डिफरेंट डायमेंशन सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल गया, उनको आपने अब, लेकिन हमने देखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च की फाइंडिंग को हम जनरलाइज नहीं करते। जनरलाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने बहुत थोड़े लोगों का रिस्पांस वो लिया हुआ है, लेकिन अब हमसे क्या करते हैं कि हमने थ्योरी तो बना दी, हमने कहा कि अच्छा इनसे इन लोगों ने जो अपनी ओपिनियंस बताई है वो ये हैं, और अब हम इनको वन बाय वन जो है वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और हमारा सैंपल साइज बहुत ज्यादा लोगों के पास जाएगा, तो उससे आने वाला रिस्पांस ये वैलिडेट हो जाएगा कि जो क्वालिटेटिव में थ्योरी हमने बिल्ड की है, डिफरेंट थीम्स या जो डायमेंशंस को, क्या वो सही है या नहीं है, तो वो किस बेसिस के ऊपर होती है, जो टेस्टिंग है इनफैक्ट वो बाद में हाइपोथेसिस की बेसिस पे होती है। क्यों? क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस ये बन गया कि रिक्रूटमेंट के अंदर जो है वो एचआरएम प्रैक्टिस, ग्रीन एचआरएम जो है वो यूज हो रही है, सिलेक्शन के अंदर जो है वो ग्रीन एचआरएम यूज हो रही है, तो अब हमें किसी ने बताया तो है कि ये यूज हो रही है, और बहुत चंद लोगों ने ये बात की है, 10 लोगों का इंटरव्यू किया, 20 का किया, 30 का किया, हम ये कहते हैं कि अब हम इसको वैलिडेट करना चाहते हैं फर्दर, तो अब एक हाइपोथेसिस तो बन गया ना, मफरूजा तो बन गया कि इस्लाम ने कहा है कि रिक्रूटमेंट के अंदर भी एचआरएम यूज हो रही है। अब मैं देखता हूँ कि बाकी लोग, अभी तो 10 लोगों का रिस्पांस है, तो बाकी पाकिस्तान के अंदर जो लोग एचआरएम के अंदर है, डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं उन सबसे ही रिस्पांस लेना चाहता हूँ, ये मेजॉरिटी से रिस्पांस लेना चाहता हूँ, वो इस बारे में क्या कहते हैं कि यूज हो रही है नहीं हो रही। लेक्चर में आपकी बात, यानी जो रिस्पोंडेंट की इंटरव्यूई की बात थी, उसको हमने डायमेंशन ऑफ द थ्योरी का, और उस डायमेंशन को हमने टेस्ट किया है लार्जर पॉपुलेशन के अंदर, तो हमने कहा कि एक्चुअल में हाइपोथेसिस जनरेशन की जो वजह है वो क्या है, इन फोकस ग्रुप से आने वाला जो है वो एक्सप्लोरेशन है, या इन फोकस ग्रुप से आने वाला जो ओपिनियन है, ये आने वाला जो रिस्पांस है उसकी बेसिस के ऊपर। देन है फाइंडिंग द कॉमन लैंग्वेज। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे डायमेंशन या फैक्टर्स या थीम्स या एस्पेक्ट होते हैं जो कॉमन सब लोग बात कर रहे होते हैं। मतलब ये कि एहतिशाम ने भी वही बात की, सोबिया ने भी वही बात की, और सादिया ने भी और अरसलान ने एक ही बात की है, लेकिन हो सकता है कि 4 या 5 डायमेंशन तो इन सब लोगों ने कॉमन बताई हो, बाकी जो है वो क्या होंगी, स्कैटर्ड होंगी। तो जो कॉमन बताई जा रही थी उसके ऊपर एम्फसाइज होता है ज्यादातर कि अच्छा मेजॉरिटी ये कह रही है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है, इसका मतलब है कि ये तो प्रिवेल करती है, ये सही या समझ लीजिए कि एक्यूरेट जो है वो डायमेंशंस है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ऐसी डायमेंशंस है, 4 डायमेंशंस को सब चारों ने अपने अपने इंटरव्यू के अंदर या फोकस ग्रुप के अंदर बता दिए, लेकिन अगर एक ऐसी डायमेंशन आ गई जो कि अरसलान ने मुख्तलिफ बताई है, आपने 2 और डायमेंशन बताई हैं, और एहतिशाम ने जो है वो 2-3 बताई है, सोबिया ने एक और 2-3, इसका मतलब है कि इनके दरमियान में कंसेंसस नहीं है। तो कंसेंसस नहीं है तो फिर इनको दोबारा हमें क्या करना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है कि ये वाकई में वैलिड डायमेंशंस है या नहीं। तो कॉमन लैंग्वेज जो है वो उसके ऊपर एम्फसाइज होता है कि सब रिसर्चर्स किन पर्टिकुलर वेरिएबल्स या डायमेंशंस ऑफ द थ्योरी जो है वो उसके ऊपर एम्फसाइज है, हमें पता चल जाता है एग्रीगेट क्या है, फिर हम कहते हैं कि ये तो एटलीस्ट सही है, इसको तो दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Then we have revealing group dynamism of noun। अब ये बात है कि जब इंडिविजुअल्स की हम बात करते हैं
तो इंडिविजुअल जो ग्रुप मेंबर्स हैं इनफैक्ट, तो इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स का यानी फोकस ग्रुप के अंदर चूंकि मल्टीपल लोग होते हैं, तो जब मल्टीपल लोग होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के प्रेशर से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स से मैंने कहा कि आप कोई चीज बताना चाह रहे थे, लेकिन आपको पता चला कि आपका जो कल्चर है या आपकी जो रेस है या जो आपका रिलीजन है, उस बेसिस के ऊपर आपका एक सोसाइटल इम्पैक्ट या प्रेशर है जिसको आप जो है वो यहाँ पर वो बताना नहीं चाह रहे, या फिर आप बताना चाह रहे हैं जिसका मतलब है कि आप वो चीज रिवील कर रहे हैं अपने नाम और ऑन डायनामिज्म के अंदर। वो कल्चरल बेस हो सकते हैं, वो रिलीजन बेस हो सकते हैं, या डेमोग्राफिक बेस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये भी अगेन एडिशन हो रही है फोकस ग्रुप के अंदर। Then a brainstorming, product ideas, the concept communication ideas, developing question or content for the questionnaire। इसका मतलब है कि इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि एक इंडिविजुअल ने कोई एस्पेक्ट बताया है, तो बाकियों ने भी उसको एज अ लीडिंग डायमेंशन समझकर उन्होंने भी अपनी जो है वो ओपिनियन देना शुरू कर दी। इसका मतलब है कि एक नई चीज हमारे सामने और आ जाती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्चुअली जो फोकस ग्रुप का पर्पस है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी है। जबकि हम इंडिविजुअल इंटरव्यू में जब जाते हैं तो वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती। आपने क्वेश्चन किया, वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स जो है या अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा होता है। तो यहाँ पर जैसे वो कहते हैं ना बात से बात निकल रही होती है, तो चूंकि 8-10 लोग या 6 लोग या 15 लोग या 20 लोग बैठ के अगर एक टॉपिक के ऊपर मैंने क्वेश्चन के मॉडरेटर ने स्टार्ट किया, लीड किया, और उसके बाद जो है वो सब लोग अपनी ओपिनियन जो है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। कुछ चीजें वो होती है जो किसी के माइंड में पहले नहीं होती, लेकिन किसी एक रेस्पोंडेंट या दो के बताने के ऊपर उसे पता चलता है कि चीज को तो मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो वो फिर अपनी ओपिनियन जो है वो उनके हवाले से देता है कि एक्चुअली इन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया, इन्होंने ये डायमेंशन बताई है, तो मेरा भी अगरचे पहले मेरे ज़हन में ये चीज नहीं थी, लेकिन इनके बताने से मैं भी इसको ऑब्जर्व कर चुका हूं और मेरी उसके हवाले से ये राय है, ये मेरी ओपिनियन। देन है अर्ली प्रोटोटाइपिंग, कि आप जो है वो पहले से ही उनको क्या कर दें, उनको तैयार करें। आप उनके जो है वो कुछ जो है वो आपने देखा है कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह से हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं। एक तो आप ये रिसर्च कर रहे होते हैं कि आपने पहले से डिफरेंट डायमेंशंस की लिस्ट बना रखी होती है, इस टॉपिक से ये सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से ये फैक्टर्स या वेरिएबल ऑलरेडी लिटरेचर के अंदर डिस्कस हो चुके हैं। अब आप उनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं थ्रू फोकस ग्रुप या इंटरव्यूज। तो फोकस ग्रुप के अंदर फिर आप क्या करते हैं कि पहले से अगर आपने वो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उनकी लिस्ट बना रखी है, तो फिर आप उसी की बेसिस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो कर रहे होते हैं और रेस्पोंडेंट का ओपिनियन उससे ले रहे होते हैं। और दूसरा तरीका कार्य होता है कि आप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपने हेडिंग नहीं डाली और आपने डिफरेंट डायमेंशन जो आपको नजर आती हैं कि ये आपके इस टॉपिक के अंदर है, तो आप उनको एज अ जनरल डिस्कस करें। आप उनको एक लिस्ट ना करें, आप उनको या रीडर को या रिव्यूअर को ये बताने की कोशिश ना करो कि मैं स्पेसिफिकली इन वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप स्पेसिफिक नहीं करेंगे, आप जनरल क्वेश्चन करेंगे, तो आपके पास बहुत सारी डायमेंशन जो है वो खुद आ जाएंगे। Then next they gave types of focus groups. First is single focus group, the classical type of focus group. आमतौर पर 6 से 8 लोगों का या 10 से 12 लोगों का जो फोकस ग्रुप होता है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लासिकल या कन्वेंशनल, इसके अंदर एक ही मॉडरेटर होता है जो लीड कर रहा होता है, बाकी लोग उसी की बात का रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। और फिर दूसरा है टू वे फोकस ग्रुप, ईच फोकस ग्रुप अल्टरनेटिवली वॉच अनदर एंड डिस्कसेस देयर ऑब्जर्वेशन। लेट्स से अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे मैंने दो फोकस ग्रुप ए और बी दो बनाए और एक को यहाँ बिठा दिया और एक को पीछे बिठा दिया और उनसे कहा कि आपने सुनना है, आपने रिस्पॉन्स नहीं करना। क्या किया? एक फोकस ग्रुप से पहले मैंने क्वेश्चंस कर रहा हूँ एज अ मॉडरेटर और रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, आपसे रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा फोकस ग्रुप है वो पीछे बैठा हुआ साइलेंटली वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके रिस्पॉन्सेस को क्या कर रहा है, सुन रहा है। अब वो क्या करेगा, अब जब मैं दोबारा बी फोकस ग्रुप से रिस्पॉन्स लूंगा तो आप खामोश होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो ग्रुप ए के रिस्पॉन्सेस को भी के बारे में क्रिटिक भी करेंगे और फिर उनकी जो डिसएग्रीमेंट है वो भी एक्चुअल में बताएंगे। यानी इन लोगों ने जो बात की है, जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ चीजों के अंदर मेरा इख्तिलाफ है, अब वो पहले साइलेंट बैठे थे, नहीं बोल सकते, उनको लगा कि इन चीजों पे इख्तिलाफ है
उन चीजों को वो बताया उन्होंने कि एक ग्रुप ने ये भी कहा है, लेकिन हम इसके हमारी जो ओपिनियन है वो अगेंस्ट है या अपोजिट है जो इन्होंने बताया, या अगर किसी में कंसेंसस है तो उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कंसेंसस जो है वो प्रिवेल करता है। ओके, देन वी हैव डुअल मॉडरेटर फोकस ग्रुप। डुअल का मतलब ये है कि हमारे पास दो जो है ना इसको लीड कर रहे हैं, दो मॉडरेटर, वन मॉडरेटर लीड्स द सेशन एंड द अदर टेक्स केयर दैट द टॉपिक्स आर कवर्ड। मतलब ये कि मैं मेरे पास जो है वो इंटरव्यू प्रोटोकॉल की तरह का जो है वो मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं और जनरल क्वेश्चन है और उसके सब टॉपिक्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो मैंने अपना एक असिस्टेंट या एक और मॉडरेटर को बताया हुआ कि अगर मैं आपको लगे हमारे जो फोकस ग्रुप की डिस्कशन के अंदर ये अपना टॉपिक कवर नहीं हो रहे तो आपने दरमियान में क्वेश्चन पुट करना है ताकि ये एरिया भी कवर हो जाए, और जो टॉपिक हमने या सब टॉपिक्स जो है ये सब डायमेंशन जो हमने डिस्कस करनी थी ताकि कोई इसमें से रह जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन आ जाए, जिस टॉपिक की जो भी डायमेंशन है वो सारी की सारी ताकि एक्सप्लोर हो जाए। ड्यूरिंग मॉडरेटर फोकस ग्रुप टू मॉडरेटर्स टेक अपोजिट पोजीशंस। इसका क्या मतलब है कि कुछ जो है वो प्रोस पे बात कर रहे होंगे और कुछ कॉन्स पे बात कर रहे होंगे। एक जो है वो किसी चीज की लेट्स से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कुछ जो है वो प्रोडक्ट की फीचर्स के ऊपर बात कर रहे होंगे और कुछ जो है तो उसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है डुअल मॉडरेटर फोकस ग्रुप, में से ये होता है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव और दो डायमेंशन या दो एक्सट्रीम हमें नजर आ जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट कैसा है। क्या हम जैसे कहते हैं कि कंपैरेटिव कर रहे हैं तो कंपैरेटिव के अंदर जो है हम डुअल मॉडरेटिंग फोकस ग्रुप कर सकते हैं। देन है रेस्पोंडेंट मॉडरेटर फोकस ग्रुप। रेस्पोंडेंट एज अ मॉडरेटर फोकस ग्रुप। अगर इस फ्रेज को देखें तो क्या लिखा है रेस्पोंडेंट मॉडरेटर, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअल मॉडरेटर नहीं बल्कि कौन रेस्पोंडेंट मॉडरेटर होगा। लेकिन रेस्पोंडेंट मॉडरेटर क्यों होगा, इसीलिए कि अगर मेरे फोकस ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं और मुझे पता चला कि मैडम सादिया जो है एक्चुअल में वो जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही है इनकी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसका मतलब है कि मैं इनको साथ में मॉडरेटर बना देता हूं कि ये क्वेश्चन भी करेंगी और अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ में शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत कुछ पूछने के लिए भी है और इनके पास खुद को रिस्पॉन्स करने के लिए भी इनके पास बहुत कुछ है। और हो सकता है कि मैं एज अ रिसर्चर मेरे पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अभी भी ना हो, जबकि इनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है या एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि ये क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं जो डायमेंशन जिन्होंने टच नहीं की, जो एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन इनका वास्ट नॉलेज एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी बेहतर क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चन करना चाहिए ताकि इसका रिस्पांस भी आना चाहिए और फिर अपनी ओपिनियन भी इसके ऊपर देना। वन ऑफ द रेस्पोंडेंट एक्ट्स एज मॉडरेटर फॉर अ टेंपरेरी पीरियड, अदर पार्टिसिपेंट्स फोकस ग्रुप वन और मोर ऑफ द क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे जो दूसरा है कि अदर पार्टिसिपेंट्स एज अ फोकस ग्रुप, उसका मतलब है कि 10 लोग हैं तो एक तो हमने कहा कि एक को हमने उन्हीं पार्टिसिपेंट में से क्या कर दिया है एज अ मॉडरेटर बना दिया। जो बाकी वाले हैं वो क्या होंगे, किसी हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की अगर बात हो रही है, किसी सर्विस की बात हो रही है, तो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट या सर्विस के क्लाइंट को भी एज अ पार्टिसिपेंट हम कंसीडर करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी गाड़ी का जो है वो आप यूजर भी हैं और हम उसी गाड़ी की फीचर्स के ऊपर बात करें तो इसका मतलब है कि एज अ पार्टिसिपेंट आपको बुलाया जाए कि एक्चुअल में आप उसके बारे में बताएं कि एक्चुअल में ये क्या चीज है। दूसरा है कि आपने पार्टिसिपेंट एबिलिटी इन द डिस्कशन एज अ ग्रुप मेंबर मॉडरेट कोवर्टली या ओवरटली, साइलेंटली या ओपनली जो है वो बात कर सके। इनफैक्ट ग्रुप के अंदर अगर उसको टेम्परेरी डिस्कशन के लिए बुलाया गया है लेकिन स्पेसिफिकली वो उसका यूजर है उस सर्विस का, उस प्रोडक्ट के हवाले से अगर इंफॉर्मेशन। जनरली जो रेस्पोंडेंट मॉडरेटर फोकस ग्रुप है ये होता है कि जिस तरह मार्केटिंग के अंदर आमतौर पर यूज होता है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उसके हवाले से अगर आपने फोकस ग्रुप किया है तो जो लोग इसके यूजर हैं, ऑलरेडी यूजर हैं, आपने उसका कोई मॉडिफाइड जो है वो क्या उसे कहते हैं मॉडिफाइड जो है प्रोडक्ट में अगर कहूँ तो वो अगर आपने लॉन्च किया और पहले से भी उसको आप यूज कर रहे थे लेकिन एक नया वर्जन, बल्कि मैं आपको कि नया वर्जन आया तो उसके हवाले से जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो आप पहले वाले फीचर्स और करंट फीचर को जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको जो है वो डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। इसका मतलब है कि फिर इसलिए हम कहते हैं कि वो
पार्टिसिपेंट्स जो एक्चुअल में ओपनली या सीक्रेटली वो बता सकते हैं कि एक्चुअल में जिस टॉपिक ऑफ डिस्कशन के ऊपर बात हो रही है उनके ओपिनियन से रिलेटेड क्या है। देन हमारे पास आता है मिनी फोकस ग्रुप 4 to 5 इंस्टेड ऑफ 6 to 12 मेंबर्स। अच्छा, जो 6 to 12 है आमतौर पर ये अप्रोप्रिएट जो है वो फोकस ग्रुप है। अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर एक्चुअल में इतनी डिबेट हो जाती है कि वो जो मॉडरेटर है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, वो उसके नोट्स भी नहीं ले सकता और बहुत सी अन्य चीजें जो है वो रह जाती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रिस्पांस कर रहे होते हैं तो उसको जो है वो उसको कलेक्ट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए कहते हैं कि आप फोकस ग्रुप 1 नहीं 2 नहीं 3 कर लें, लेकिन उनका जो नंबर है वो आपने इतना बड़ा नंबर नहीं रखना उसमें। यानी आप कहते हैं कि मैंने 50 इंडिविजुअल्स का जो है वो रिस्पांस कलेक्ट करना है, तो बजाय इसके कि आप जो उसके 2 फोकस ग्रुप बना दें तो आप उसके 5 फोकस ग्रुप बना दें, 10 का जो है 10 मेंबर का एक फोकस ग्रुप बना दें। सेकंड है टेली कॉन्फ्रेंस फोकस ग्रुप और ऑनलाइन फोकस ग्रुप थे, तो वही टाइप्स है जिस तरीके से हमने इंटरव्यू के अंदर भी की थी। टेक्निक्स यूज्ड इन फोकस ग्रुप। ओके, क्या क्या टेक्निक यूज होते हैं जब हम फोकस ग्रुप कर रहे थे? तो फर्स्ट इज प्रोजेक्टिंग टेक्निक, रोल प्लेइंग। ओके, अच्छा, इसके अंदर जो पहला है अगर आप देखें कि कोई चीज आप प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा ये भी टेक्निक जितनी भी फोकस ग्रुप की आ रही है इसमें ज्यादातर जो है वो मार्केटिंग के जो चीजें हैं वो आपको नजर आएंगी। यहाँ पे प्रोजेक्टिंग टेक्निक का मतलब ये है कि जो उस किसी प्रोडक्ट की फीचर के हवाले से वो उसके साथ कितने एसोसिएटेड है, कितना वो उसको पसंद करते हैं, कितना उसको लाइक करते हैं, और दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर हेटर्स भी शामिल है, उसके अंदर यूजर भी शामिल है। तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअल में हमने क्या किया है, हमने किसी पर्टिकुलर चीज को प्रोजेक्ट किया है और उसके हवाले से फिर उनके हमने मिक्स जो है वो रेस्पोंडेंट लिए हैं जो एक्चुअल में उसकी फेवर वाले भी हैं और इसकी फेवर के अगेंस्ट भी हैं, और फिर उसमें कुछ न्यूट्रल भी हैं या जिनके हम क्यूरियोसिटी मौजूद है जिसको पहले इसका मालूम नहीं है, यानी नॉलेजेबल भी है, नॉलेजेबल में प्रोज वाले भी हैं, कॉन्स वाले भी हैं, और वो जिनके यहाँ क्यूरियोसिटी भी एग्जिस्ट करती है। सो मूड बोर्ड्स, साइकोड्राइव एसोसिएशन यानी प्ले। अच्छा, किसी चीज के बारे में, किसी फोटोशॉट के बारे में, जिस तरह हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि जो मरी की माउंटेन्स है वो आपको किस तरीके से जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। जैसा मतलब है कि वो लोग जो वहां जाना चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, आउटिंग के लिए निकलते हैं और उनको ये चीजें पसंद है तो वो अपनी ओपिनियन इसके ऊपर देंगे, लेकिन हमने उनको क्या कर दिया, उन्होंने इसको लिंक किया किस चीज के साथ, किसी आइलैंड के साथ। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ वो लोग हैं जो वहां नहीं जाना चाहते, वो उनको पसंद नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, दे आर हेटर्स, जो फिर उसकी नेगेटिविटी बताएंगे सारी की सारी। और कुछ लोग वो हैं जो कभी गए ही नहीं है, जिन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं किया और वो उनको नहीं पता कि हम इसको पसंद करते हैं या नहीं करते, तो उनकी यहाँ क्यूरियोसिटी मौजूद है, तो वो फिर एक अपनी ओपिनियन देंगे जो इनसे दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होगी। देन है सब ग्रुपिंग, क्रिएटिंग सब ग्रुप्स, let them work independently and afterwards confront them with output and ask the reactions। यानी आपने 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप बना दिए और उनको कोई आपने एक्टिविटी दे दी है कि आप ये एक्टिविटी करें और उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। अब उन जब वो एक्टिविटी कर ली तो फिर आपने उन दोनों की आउटकम को उनसे लिया, यानी ग्रुप ए की आउटकम भी ली और आउटकम बी की भी ग्रुप बी की भी आपने आउटकम ली है। अब उस आउटकम को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है कि इसमें कॉमनैलिटीज क्या है, वो जो हमने पीछे कॉमन लैंग्वेज की बात की, कौन सी ऐसी चीजें जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उससे पता चलता है कि हमारे पास नए डायमेंशंस या नए थीम्स या नए एस्पेक्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनिंग, फोकस द रिस्पांस टू टेक इन